करें भाई शुरुआत। चलो कल अपन ने कितने कर लिए थे देखो तो? 15 हो गए थे। 15 करना था, ठीक है। चलो पंद्रह की जगह छोड़ दें, पहले नया शुरुआत करते हैं। कल होमवर्क दिया था, वो कॉलिजन का शुरू किया? ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बने होंगे सवाल? बनाना देखना, क्योंकि देखो नया चैप्टर है और अब छोटे छोटे चैप्टर हैं, 10-10 दिन में खत्म हो जाएंगे और केवल 5 दिन होमवर्क करना होता है। कल पहली बार दिया था, ऐसा केवल 5 बार होमवर्क दूंगा, 6 बार, तो 6 बार में तो अपना काम पूरा हो जाएगा, है ना। तो जिन्होंने नहीं किया सभी से प्यार से निवेदन है कि भैया होमवर्क करना और मजा आएगा आपको सवाल बनाने में। मुश्किल से 5 या 6 सवाल फंसे होंगे उसमें से, बाकी सब हो जाएंगे, वो मैं सब बता दूंगा डाउट। चलो अगला लिखो। ये सवाल बड़ा फेमस है, बीच में छुट्टी पे थी कि 2-3 दिन बीमार थी। लिखें। अब इसका सॉल्यूशन तो अभी समझेंगे, इसकी कहानी बड़ी शानदार है, वो इंपॉर्टेंट है। और जब सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो इसका एक और छोटा तरीका भी बताऊंगा जो एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपन सारी बातें करेंगे, पहले तो इसकी कहानी सुनेंगे। कहानी इसकी बड़ी दमदार है, 10-15 मिनट इसकी कहानी, जो पीछे फिजिक्स है। कॉन्सेप्ट तो बहुत सरल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। कहानी दमदार है, और जब सेंटर ऑफ मास पढ़ लेंगे तो वहां इसका एक शॉर्टकट मेथड भी आएगा, तो इस सवाल को एक लाइन में भी सॉल्व कर देगा। तो बड़ा फेमस और काम का सवाल है। चलो अब पूरे घटनाक्रम को समझिए और इसको अच्छे से इसकी बात करिए। कल फिर इसका एक सवाल आएगा, 2 दिन सवाल करेंगे तो आपकी ये पूरी बात अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। पेन पेंसिल छोड़ दीजिए, पहले डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं आराम से। सिर्फ क्वेश्चन से आज पूरे दिन 10 मिनट की थ्योरी आएगी, बाकी पूरे दिन न्यूमेरिकल्स हैं। क्लास छोड़नी नहीं है, सारी क्लास अटेंड करिए। 10 दिन में अपन चैप्टर को एकदम अच्छे लेवल पे तैयार कर लेंगे। चलो अब सभी लोग बोर्ड पे देखिएगा अच्छे से। ये ब्लॉक आया है ना, घटनाक्रम को कोशिश करिएगा बोलने की, सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, पर जो पीछे की फिजिक्स है ना वो दमदार है, वो सुनेंगे बोलेंगे तो मजा आएगा। ये ब्लॉक आया, ये स्प्रिंग को क्या करेगा, दबाएगा। तो जैसे ही कंप्रेस करेगा, मैं उस समय की सिचुएशन बनाता हूं, आप देखना। ये इसने हल्का सा इसको दबा दिया। अब स्प्रिंग दबाते ही याद करिए, इमेजिन करिए स्प्रिंग दबी तो स्प्रिंग क्या करेगी, बल लगाएगी। कहां लगाएगी, बाहर की तरफ, नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चाहेगी। एक पुरानी बात आ गई एनएलएम की, अरे स्प्रिंग तो दोनों किनारों पर इक्वल एंड अपोजिट बल लगाती है, दोनों पे लगाती है। अब ये 2 kg का था और ये 8 kg का था। अब मजे आएंगे, ये आ रहा था आगे परंतु बल कहां लग रहा है, मतलब 2 kg का तो आशीष सर रिटार्ड करेगा, पर बेटा जी 8 kg को देखो, 8 kg रुका हुआ था और इस पे बल कहां लगा, आगे, मतलब 8 kg तो एक्सिलरेट करेगा।
पहले ये बात समझो 2 बार में। पहला इस सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है, स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लंबाई पे है, जो ओरिजिनल प्रश्न है। बोलो इसमें हाँ है क्या? अभी 10-12 मिनट में नींद खुल जाएगी, फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फिर जैसे ही उसने स्प्रिंग को दबाया, स्प्रिंग देख दब गई। स्प्रिंग दब गई तो अब स्प्रिंग खुलना चाहेगी, कहां बल लगाएगी? बाहर। बाहर ये देखो, दोनों किनारों पे बल लगाती है स्प्रिंग, अपने दोनों किनारों पे बल लगाती है, दोनों किनारों पे बल लग गया। 2 किलो की हालत क्या है? 2 किलो आ रहा था आगे, बल कहां है? मतलब 2 केजी तो रिटार्ड करेगा। क्या मतलब होता है रिटार्ड का फिजिक्स में? स्पीड धीरे धीरे कम हो। बोर्ड पे देखो, मोबाइल मत देखो, बोर्ड पे देखो। 2 केजी तो धीरे धीरे कम होगा। कल छुट्टी पे था क्या? क्यों उठ नहीं पाए थे? तो 2 केजी तो धीरे धीरे क्या करेगा? रिटार्ड करेगा, परंतु 8 केजी धीरे धीरे एक्सेलेरेट करेगा। क्या बात सही है? अभी कहानी में ट्विस्ट है। इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, 20 से 18, 18 से 16। इसकी स्पीड बढ़ेगी, 0 थी, 0 से 2, 2 से 4। किसी समय इसकी 16, इसकी 4। बताइए कौन तेज है? पीछे वाला। पीछे वाला तेज है। बताओ दूरियां कम होंगी या बढ़ेंगी? इमेजिन हाईवे, आगे कार चल रही है, पीछे आप कार में हैं, आपकी पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, तो आप उसके पास जाओगे या दूर जाओगे? पीछे वाला तेज चल रहा है, पास जाते जाओगे। इमेजिन करिए रियल लाइफ, आगे ट्रक जा रहा है, पीछे आप हो, आप साइकिल पर हो, कार में हो, आप तेज चल रहे हो, तो आपकी दूरी ट्रक से कम होती जाएगी। ये देखिए पीछे वाला तेज है, ये पास आता जाएगा, पास आता जाएगा। मजे की बात, जैसे जैसे पास आएगा एक्स बढ़ेगा, के एक्स बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ये बल इसको एक्सिलरेट करेगा और इसको रिटार्ड करेगा। इसकी स्पीड भाई बढ़ती जाएगी, 4, 6, 8, 10, इसकी लगातार कम होती जाएगी। एक इंस्टेंट माना दोनों की स्पीड 10 हो गई। बिल्कुल 10 हो सकती है, 20 से 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10। इसकी 0 से बढ़कर 10 हो गई। इस समय दोनों की स्पीड सेम है। अगला इंस्टेंट बताना क्या होगा? तुक्का मारो। ये तो लगातार रिटार्ड हो रहा है, लगातार रिटार्ड हो रहा है। क्या होगा अगले इंस्टेंट पे? ये और कम होगा, ये और। बेटा अब बताओ कौन तेज हो गया? आगे वाला ट्रक तेज हो गया। अगर अब ट्रक तेज हो गया, वापस से अब दूरियां बढ़ेंगी। किस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? जिस समय दोनों की स्पीड सेम होगी, उस समय स्प्रिंग अत्यधिक दबी होगी। इसके बाद क्या होगा अगले इंस्टेंट में? सोचो, अब आगे वाला ट्रक तेज हो गया, वापस से स्प्रिंग खुलना चालू हो जाएगी। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम कंप्रेशन बताइए कब होगा? पहला कॉन्सेप्ट, जब दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। क्यों होगी उसको एक बार और समझते हैं, बात समझ में आएगी। अगर मैं आपको डायग्राम से बताऊं, ऐसे हाथ से फील करिएगा क्या होगा। पहले कौन तेज है? पहले पहले पीछे वाला तेज है, और उसके बाद आगे वाला तेज हो रहा है। देखना, जब पीछे वाला तेज है तो स्प्रिंग को दबाता जा रहा है। एक इंस्टेंट पर आया जब दोनों की स्पीड, उसके अगले ही मोमेंट पर ये तेज हो गया। अब बताइए दूरियां बढ़ने लग जाएंगी। किस समय पर स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? जिस समय दोनों की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। एट दैट टाइम स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या होगा? मैक्सिमम। आप सोच रहे हो सर पीछे वाला रुक जाएगा तब मैक्सिमम होगी? नहीं भाई, क्योंकि सब सोचो 10-10 के बाद अगला स्टेप खुद सोचो। ये आपको क्लियर हुआ, रिटार्ड हो रहा है, खट 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 नीचे आ रहा है, ये एक्सीलरेट हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, यहां तक सब सही है। इसका अगला इंस्टेंट सोचो, बराबर के अगला वाला, ये 10 से कहां जाएगा? ये 10 से, अब सोच के बताओ, आगे 11 पीछे 9, कौन तेज है? आगे वाला ट्रक तेज है। अगर ट्रक तेज है तो दूरी को
बढ़ाता जाएगा, स्प्रिंग वापस से खुलना चालू हो जाएगी। खुलना समझ गए? खुलने का मतलब एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी। तो किस मोमेंट पर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? आंसर है जब दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। माना उस समय स्पीड कितनी हो गई? v। 10 तो हमने अपने मन से माना है। माना उस समय स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। उस समय स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। इसकी भी v, इसकी भी v। बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, बिंदास खुद सोचिए। p इनिशियल बराबर p फाइनल। घबराना नहीं है, आराम से बोलना। इसका मोमेंटम बोलो m इंटू वी, एक ही फॉर्मूला m इंटू वी, 2 इंटू 20 प्लस 8 kg का 0। देख लो मस्ती से, एक ही फॉर्मूला लग रहा है। 16वां सवाल आ गया, 16वां। क्या खूबसूरती है सब्जेक्ट की, कुछ याद ही नहीं करना पड़ रहा। केवल क्या ध्यान रखना है, एक्सप्लोजन आए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टक्कर आए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आदमी का ट्रॉली से कूदना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बस। बाकी मास इनटू वेलोसिटी। अब बताइए टक्कर के बाद इसका बताइए, इसका मोमेंटम 2 इंटू वी प्लस उसका, तो 20 दूना 40, 10 वी। वी कितना? 4। पर सर वी तो पूछा ही नहीं था। पूछा क्या था? मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मजा आएगा सुनना, मैक्सिमम कंप्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्यों सर मैकेनिकल एनर्जी क्यों कंजर्व रहेगी? पूरे प्रश्न में कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? या तो ग्रेविटी और या स्प्रिंग फोर्स, दोनों ही कंजर्वेटिव हैं। एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। पहले की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर बाद की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। कम ऑन, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसकी काइनेटिक बोलो हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो हाँ है। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक बाद में 0 नहीं है, दोनों चल रहे हैं। बोलिए कम ऑन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसकी बोलो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस प्लस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। दैट्स इट। v को उठा के रख दीजिए यहां पर। v कितना आया? 4। v 4 रख दीजिए, अननोन क्या बचेगा? x। x पूछा है, पॉपुलर सवाल है एम्स का। नीट में तो नहीं आया पर हर किताब में दे रखा है, इसलिए अपन को आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्लस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किस मोमेंट पर स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा? जब दोनों ब्लॉक की स्पीड सेम होगी। उस घटनाक्रम को एक बार और अभी बोलूंगा, पहले आप नोट कर लीजिए। कल फिर यही सवाल करेंगे। कल आते ही सुबह की नींद इसी से खोलेंगे, शनिवार के दिन स्प्रिंग ब्लॉक के संग। बस फिजिक्स सोचो, फॉर्मूला तो ठीक है, आप फिजिक्स सोचो। पीछे वाला ब्लॉक रिटार्ड होगा, रिटार्ड का कारण बोलो। जा रहा है आगे, के एक्स बल पीछे। आगे वाला ब्लॉक 8 किलो वाला एक्सीलरेट होगा क्योंकि रुका हुआ है और उस पर बल लग गया, तो वो तो स्पीड अप होगा, पीछे वाला स्लो डाउन होगा। सरल भाषा में इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे स्लो डाउन, और उसको बोलते हैं स्पीड अप। एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चों जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, उस मोमेंट पर स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम। सर मैं नहीं मानता, सही बात है, आर्ग्यूमेंट करिए। अगला इंस्टेंट सोचिए क्या होगा, आगे वाला और तेज हो जाएगा, पीछे वाला धीमे हो जाएगा। अब इमेजिन करिए हाईवे पे पहुंच जाइए, आगे वाला ट्रक तेज चल रहा है आपसे, तो दूरियां बढ़ती जाएंगी।
पीछे वाली कार तेज होगी आपकी, आप दूरी को कम करोगे। जिस मोमेंट पर दोनों की स्पीड बराबर होगी उस क्षण स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है एक्स बताइए, कितना 4√2 देखो सब सहमत हैं कि इससे 5 मिनट दे रहा हूं, नहीं हो तो मैं करूंगा। देखो सही आ रहा है क्या 4√255 यही है। कल फिर आएगा ये सवाल, कल फिर सुनेंगे एक बार और। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हाथ से कोशिश करिए बनाने की, फील करने की। ये 2 ब्लॉक बनाइए, पहले पीछे वाला तेज चलाइए, फिर आगे वाला तेज चलाइए, आपको मजा आ जाएगा। इमेजिनेशन देखिए, 2 ब्लॉक, पहले पीछे वाला तेज चलाइए और फिर उसके बाद आगे वाला तेज चलाइए। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी, उस समय स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम, उस समय मिनिमम दूरी होगी दोनों के बीच में। पहले पीछे वाली गाड़ी तेज, तब आपकी दूरी कम होती जाएगी। अगले मोमेंट पे जब बराबर हो जाएगी, फिर आगे वाला ट्रक तेज, दूरी को फिर से वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ू, चलिए हेडिंग डालिए, कॉलिजन। कॉलिजन सेक्शन बी। कॉलिजन बहुत आसान टॉपिक, आराम से पढ़िए, खूब सारे प्रश्न करने इस पर, बहुत आसान। कॉलिजन का सीधा पहला मीनिंग होता है टक्कर। तो सबसे हम पहले पढ़ रहे हैं लीनियर कॉलिजन, हेड ऑन, वन डायमेंशन। दो तीन दिन ये पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। 90% सवाल वन डायमेंशन के हैं। केवल 10 मिनट की थ्योरी है, 5 मिनट के कॉन्सेप्ट हैं और सवाल चालू हो जाएंगे। 20, 22, 25 प्रश्न करिए, एकदम कॉलिजन के पीछे पड़ जाइए। आज फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन कॉलिजन के इतने सवाल कर लीजिए। हर प्रोफाइल का सवाल अपन को आना चाहिए, सब तरह का। देखो क्या होती है टक्कर, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सभी लोग बोर्ड पे देखना फिर बनाना। ये बॉल 1 M1 मास U1 स्पीड से चल रहे हैं, दूसरी बॉल रेस्ट में है। टकराते समय का डायग्राम, ये टकराते समय का डायग्राम। जैसी टक्कर होगी ये बॉल इस बॉल पर क्या लगाएगी, फोर्स। इन फोर्स को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। प्रश्न आ गया, ये कौन से फोर्स हैं, इंपल्सिव फोर्स। एनएलएम में पढ़ाया था इंपल्स, जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगे पर वो मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दे, उसे बोलते हैं इंपल्सिव। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, ये कैप पेन का मैं भी दीवार की तरफ भेजूंगा, दीवार और कैप का बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट होगा, पर आप देखना कैप की हालत खराब हो जाएगी। कैप जा रहा था आगे, भाई साहब कहाँ जाएगा, पीछे। देखना ये कैप और दीवार का बहुत कम समय के लिए संपर्क हुआ, पर भाई साहब इतना जबरदस्त फोर्स लगा कि उसने कैप के मोमेंटम को ही बदल दिया। मोमेंटम था आगे की तरफ, टकरा के कहां हो गया, पीछे। स्पीड को बदल दिया, सब कुछ तहस नहस कर डाला। इसे बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। वेरी लार्ज फोर्स एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, such type of forces are called
इम्पल्सिव फोर्स। बैट और बॉल का संपर्क, बैट और बॉल का संपर्क बहुत कम समय के लिए होता है, पर बैट इतना जबरदस्त बल लगाती है कि बॉल का मोमेंटम, बॉल की ऊंचाई, सब कुछ तहस नहस हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव फोर्स। ये देखिए इम्पल्सिव फोर्स लगा। मजे की बात देखना, बॉडी ए पर, बॉडी ए पर तो इम्पल्सिव फोर्स कहां है? पीछे। एक्शन रिएक्शन, ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया। सिस्टम कौन है? ए और बी सिस्टम है। लिखने में तो लग रहा है फोर्स लग रहा है, पर बताइए सिस्टम पर तो नेट फोर्स 0 है, क्योंकि एक पर आगे और एक पर पीछे है। अब बताइए बी का हालत क्या होगा? खुद सोचिए। बी रुका हुआ था, इस बल के कारण बी भागेगा और ए की स्पीड कम होगी, रुक भी सकता है, टकरा के पीछे भी जा सकता है, सब कुछ संभव है। हमने V1 मान लिया आगे की तरफ, जो होगा देखेंगे। क्या सिचुएशन समझ में आ रही है? सच टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड वन डायमेंशन, क्योंकि जो बल लग रहे हैं वो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग ही लग रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक पतला सीमेंट का पाइप ले लीजिए, उसके अंदर एक बॉल रख दीजिए और बाहर से उस सीमेंट के पाइप में एक बॉल को फेंकिए। क्या होगा? बॉल इधर उधर तो जा नहीं सकती, सीमेंट का पाइप है सीधा, कहां जाएगी? टकरा के आगे ही जाएगी। जिस दिशा में लाइन ऑफ मोशन है उसी दिशा में बल लग रहे हैं और मोशन भी उसी दिशा में हो रहा है। सच टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड वन डायमेंशन कॉलिजन। सर 2 डायमेंशन ऑब्लिक भी होता है क्या? हाँ, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर आता है, टकरा के दोनों इस तरह से जाती हैं, अपोजिट चली जाती हैं। वो स्नूकर खेलते हैं, वाला जो ग्रीन कलर की टेबल होती है, डंडी से मारते हैं, याद करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है? बॉल जाती है टकरा के, बिलियर्ड्स में बॉल टकरा के अपोजिट दिशा में जा रही है, किसी एंगल पे जा रही है, वो सब क्या है? 2 डायमेंशन। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? 1 डायमेंशन। एक शब्द आ गई, टक्कर। टक्कर आते ही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो लगेगा ही, क्योंकि सिस्टम पे नेट बल 0 है। पहला हथियार, पहला हथियार, टक्कर शब्द आते ही पहला हथियार है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बात समझ में आ रही है? डायग्राम बनाइए मस्त, बहुत आसान है टॉपिक, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 30 सवाल 25 सवाल करेंगे, जब तक एकदम बढ़िया हो जाओगे तब चालू करूंगा सेंटर ऑफ मास। तो ए ने बी पे बल लगाया, इन बल को कहा जाता है इंपल्सिव बल। इंपल्सिव बल खतरनाक होते हैं, बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा फोर्स। पिताजी का थप्पड़, गाल पे और पिताजी के हाथ का संपर्क, ऐसा थोड़ा ना हाथ चिपका ही रहता है एकदम, बहुत कम समय के लिए संपर्क आता है, पर एकदम से आनंद की प्राप्ति हो जाती है, वही कहलाता है इंपल्सिव चांटा। तो एक ऐसा बल जो बहुत कम समय के लिए लगे परंतु बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का हो, जो बॉडी के मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज कर दे, उसे क्या कहा जाता है? इंपल्सिव बल। फिर यहीं से कॉलिजन के प्रकार होते हैं। एक होता है इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, और एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तीन तरह के कॉलिजन हमारे सिलेबस में है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। मिटाऊं क्या? अब
आपने तो एक शब्द समझ में आया, बाकी कोई नहीं पूछ रहा। टक्कर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये पहला हथियार है। एक अभी हथियार और आएगा 30-40 मिनट बाद, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बस 2 हथियार से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। पहले अभी पहले पर काम करेंगे, ई बाद में लाएंगे। चलिए अब टाइप ऑफ कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है उस बात को समझिए। ये टक्कर हुई, टकराते समय का डायग्राम बनाइए। ये टकराते समय का डायग्राम है, देखें। आपने देखा हो, मैंने जानबूझ के वो डायग्राम ऐसा बनाया है। वास्तव में होता क्या है मैंने आपको पहले भी बताया था। जिस समय टक्कर होती है तो ये देखिए शेप में क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? डिफॉर्मेशन हुआ। अगर बॉडी अपने शेप को 100% रिफॉर्म कर ले, किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, इस तरह के कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। ऐसा बोलना गलत होता है, कुछ जगह लिखा रहता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये शब्द अच्छा नहीं है। अच्छा ये लिखती है किताब, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। सर क्या अंतर है कंजर्वेशन में? इसमें भी तो आपने बराबर लिखा है, अंतर है। कंजर्वेशन का मतलब होता है हर क्षण कंजर्व रहेगा, जबकि काइनेटिक एनर्जी हर समय कंजर्व नहीं है। पता है क्या हो रहा है इस इंस्टेंट पर? काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? डिफॉर्मेशन में, जिसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। शेप कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई? पोटेंशियल में। डिफॉर्म होने के बाद वो 100% रिफॉर्म हो गया, वापस किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक में। इसलिए देखो शब्द कितना अच्छा है, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। कंजर्व नहीं कहते, कंजर्व का मतलब होता है हर क्षण, मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नाम का कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या है? बिफोर एंड आफ्टर। इसे बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा वैलिड है, तो इसके लिए तो स्माइल पास कर दीजिए। टक्कर है, कोई टक्कर हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा लगेगा। बट अगर इलास्टिक है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी लगाना चाहिए। अब दूसरा आता है इनइलास्टिक। हमारे जीवन में जितनी भी टक्कर हुई हैं वो सारी की सारी कैसी हैं? इनइलास्टिक। बॉडी आई, दूसरे से टकराई, डिफॉर्मेशन हो गया, ये देखिए। और वो डिफॉर्मेशन कैसा हो जाता है? परमानेंट। आपने बाइक, आपकी साइकिल से टकरा गई, 2 कार टकरा गई, वही एनर्जी मैंने आपको कहा था आवाज आती है। आवाज कहां से पैदा हो गई? उसी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो गया। टक्कर के बाद जहां टक्कर हुई उस सरफेस को हाथ लगा के देखिए, गर्म हो गई, तो वो हीट एनर्जी कहां से आई? वही काइनेटिक का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया। परमानेंट शेप में डिफॉर्मेशन आ गया। कार के दरवाजे से बाइक टकरा गई, बाइक वो दरवाजे पे परमानेंट डेंट आ गया, वो सब क्या है? डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। इस तरह के कॉलिजन को क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें तो स्माइल पास करनी है। बहुत बढ़िया, दांत नहीं दिखने चाहिए, एकदम ऐसी वाली स्माइल, ये तो हमेशा लगेगा। पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर is not equal to after. Some part of kinetic energy is lost. और बेसिकली वो लॉस कहां चला गया? टक्कर के बाद आवाज आती है, साउंड एनर्जी में चला गया, हीट एनर्जी में चला गया, डिफॉर्मेशन जब चला गया। नई कार होती तो दिल भी टूटता है, पर वो वाली एनर्जी नहीं है, है ना? वो एनर्जी नहीं है, वो अंदर की है एनर्जी है। ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड में, हीट में, डिफॉर्मेशन में। ये देखो, ये मैंने परमानेंट डिफॉर्म कर दिया,
ये देखिए आप फील करिए, परमानेंट क्या आ गया, डिफॉर्मेशन। सच टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक। एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है बच्चे, बॉडी टक्कर के बाद परमानेंट जुड़ जाती है, चिपक के चलती है, चिपक के चलती है, इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। बॉडी टक्कर के बाद कंबाइंड हो जाती है, टक्कर के बाद चिपक जाती है, एक साथ चलती है। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर बराबर नहीं होती, इसमें मैक्सिमम लॉस होता है क्योंकि वो परमानेंट क्या हो गई, चिपक गई। बना लीजिए, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं, बाकी तो सवाल में सब टकाटक सॉल्व होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इलास्टिक, कुछ लोग इस इलास्टिक को ही बोल देते हैं परफेक्टली इलास्टिक, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, इलास्टिक बोलो या परफेक्ट इलास्टिक बोलो, एक ही बात है। इन इलास्टिक में अंतर है। हम जो सामान्य जीवन में आज हम 23-24 साल के जो हो गए हैं, वो उसमें सारे जो हमने टक्कर देखी है वो सब इन इलास्टिक कॉलिजन है, संभालिएगा, वो इन इलास्टिक कॉलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा, साथ साथ चलेंगे, टक्कर के बाद दोनों साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है, फीलिंग का अंतर है बस। दस सवाल खुल गए केवल इसी कॉन्सेप्ट से। एक टक्कर शब्द आए, इन इलास्टिक तो धीरे बोलिए, इलास्टिक धीरे बोलिए, परफेक्टली इलास्टिक धीरे बोलिए, तेज क्या बोलिए, कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक। क्यों आशीष सर आप कॉलिजन पे इतना एम्फेसिस क्यों कह रहे हो, कॉलिजन आते ही दिमाग को सीधा संदेश, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, खत्म, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और समझने के लिए, इन इलास्टिक में डिफॉर्मेशन हो जाता है, पूरा का पूरा बॉडी अपने शेप को 100% रिगेन नहीं कर पाती। मैकेनिकल एनर्जी की तो बात ही नहीं होगी ना, बिफोर और आफ्टर, कंजर्वेशन की तो बात हो ही नहीं सकती। कंजर्वेशन की क्यों नहीं बात हो सकती, क्यों, क्योंकि पूरे दौरान कंजर्व नहीं है, पहली बात तो ये। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं कर सकते, कारण है क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो वापस क्या हो गया, रिफॉर्म हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी रही कहां, पोटेंशियल एनर्जी की तो चर्चा होगी नहीं, क्योंकि जो पहले थी वही बाद में थी। इस दौरान क्या हुआ, काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल में, पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुई, वापस काइनेटिक में। तो कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे तो अभी कोई अंतर नहीं है, यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल तो बराबर ही, किसी ऊंचाई पे हो रहा होगा तो ऊंचाई पे ही हो रहा है, सिर्फ क्या अंतर है, कन्वर्जन हुआ है टक्कर के समय, काइनेटिक किस में कन्वर्ट हुई है, पोटेंशियल में, फिर वापस हो रिगेन हो गई। नहीं नहीं, ज्यादा अच्छा तो यही है काइनेटिक एनर्जी, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि काइनेटिक का कुछ पार्ट डिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ है। मैकेनिकल एनर्जी में तो अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ हाफ mv² और mgh, डिफॉर्मेशन वाली कहां बोलते हैं, इसमें mgh थोड़ी ना आ रहा है, इसमें कौन सी एनर्जी जा रही है, डिफॉर्मेशन वाली, पोटेंशियल है, मैकेनिकल में कौन सी बोलते हैं, सिर्फ mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एमजीएच की बात करते हैं, और स्प्रिंग की बात करते हैं। यहां कौन से फोर्स लग रहे हैं, इंपल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी शब्द का इस्तेमाल कब होगा, याद कर, mg और kx और कूलम्बिक फोर्स, जो कि कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव। क्लियर है बात,
बढ़े आगे, चलिए पहला प्रश्न लिखिए। अब डायग्राम बनाते जाइए, 10 सवाल का रास्ता खुल चुका है। अगले 10 सवाल में सिर्फ क्या लगाना है, ईमानदारी से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल तरीके से डायग्राम बनाते जाइए, क्वेश्चन होते जाएंगे। बना लीजिए फटाफट। पच्चीस से 30 सवाल से पहले रुकना नहीं है, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम जितना ले जाना है उससे आगे। ये पिलर हैं, मोमेंटम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस पर जितने प्रश्न करते जाएंगे उतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसा डायग्राम अच्छा बनाओगे उतना सवाल बढ़िया समझ में आएगा। फोटो, दो पार्टिकल ऑफ मास m एंड 2m, m बनाया 2m बनाया, मूविंग ईच अदर, ये देखो ईच अदर ऐसे 18 18 ईच अदर, इफ दे स्टक हो गए, m और 2m मिलकर 3m। हमें नहीं पता कहां जा रहे हैं, आप तो हमेशा आगे मानो, आप मत दिमाग लगाओ कहां जाएंगे, आप तो हमेशा आगे मानो, जो आएगा अपने आप मैथ्स बताएगी, आप तो आगे मानो। कंबाइंड हो गए, स्टक, 3m हो गया, बस ठीक है। कंजर्वेशन लगाइए, अच्छे से लगाइए, बड़े हो गए हो, m इंटू 18 प्लस का, पर ये माइनस का, पूछो क्यों माइनस क्यों, पीछे आ रहा है भाई, पीछे आ रहा है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, आगे प्लस तो पीछे माइनस, टक्कर के बाद 3m इंटू वी कंबाइन, खत्म। कुछ भी नहीं है, 25 सवाल एक एक कॉन्सेप्ट आगे ऐड होते जाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा, सवाल थोड़े से और बढ़िया हो जाएगा। कंजर्वेशन तो हमेशा लगेगा, बस ध्यान दीजिए, एक प्लस एक माइनस, ये माइनस समझ में आया, क्यों आया माइनस बताइए, अपोजिट है, एम एम एम, 18 माइनस 36 माइनस 18, 3v कंबाइन कितना, माइनस 6, क्या बता रहा है, पीछे पीछे। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो आपको चीजें पता भी चलेंगी, यार पीछे ही जाना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम के पास नेट मोमेंटम पीछे था। देखो आप, इसका मोमेंटम बोलो 18m आगे, इसका 36m पीछे, तो नेट मोमेंटम पीछे बचा, तो फाइनल मोमेंटम भी तो पीछे ही आएगा। दिस इज व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने इससे कर लिया वो अच्छी बात है, पर बेसिक सोचिए, सिस्टम के पास नेट मोमेंटम कहां था, पीछे, कैसे पता चला, इसके पास प्लस का 18m, इसके पास माइनस का 36m, तो नेट कहां बचा, पीछे, तो फाइनली सिस्टम जाएगा कहां, वो आपको मना कर रखा है, अकल नहीं लगानी, अपने आप साइन के साथ उत्तर आता जाएगा। क्लियर है बात। छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको धीरे 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 मोमेंटम में, कॉलिजन में स्ट्रॉन्ग करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक शब्द दे दिया, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब दोनों बॉडी चिपक गई, और डायग्राम में भी देख सकते हो 3m हो गया। अपने तो टक्कर शब्द आते ही सबसे पहला क्या दिखना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टक्कर से पहले का मोमेंटम बराबर टक्कर के बाद का मोमेंटम। एक एक लाइन में सॉल्व करते जाइए, सही डायग्राम बनाइए, आंसर आता जाएगा।
दोनों बॉडी चिपक के रुक जाएंगी। देख लेते हैं, जो कहेगी मैथ्स वो सही है। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, m इंटू 12। ये माइनस में लिखो, आदत डालो। क्यों माइनस, क्यों? अपोजिट है। 3m इंटू वी कंबाइंड, तो 12 0 बराबर 3m इंटू वी कंबाइंड, वी कंबाइंड 0। बोलिए, क्लियर है? बहुत आसान टॉपिक है, इतना ही आसान है पूरा। फिर सर्कुलर मोशन आराम से पूरा पूरा सॉल्व होता है। फोटो बनाओ, सवाल पढ़ने से नहीं आएगा। पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर डायग्राम बनाओ, काटा कूटा होने दो। शानदार तैयार करना है कॉलिजन, हर बच्चे का सवाल बनना चाहिए कॉलिजन का। सम नहीं होगा, मूविंग विथ सम, विथ सेम है। सेम तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो 20 केजी का मास है, मूविंग विथ सम वेलोसिटी, लेट वी नॉट, कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल। अनदर पार्टिकल का मास नहीं पता है, रेस्ट है, रेस्ट है। अब कंबाइंड हो गए, कंबाइंड होकर कितना हो जाएगा? 20 प्लस m। नाउ मूव विथ 1/3 ऑफ इनिशियल, 1/3 ऑफ v नॉट। देखिए अब सही है क्या? क्या लैंग्वेज सही पढ़ पा रहे हैं हम? कितना आंसर? 40। कंजर्वेशन, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, m इंटू वी नॉट प्लस 0, 20 प्लस m इंटू 1/3 वी नॉट, वी नॉट से वी नॉट, 20, 20 प्लस m 1/3, 60 बराबर 20 प्लस m, m कितना? 40 केजी, m 40। सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना आना चाहिए। आप देखें, आप कितने ही सवाल कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद एक टॉपिक और आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो लगाना सीख जाओगे, सारे सवाल बनने शुरू हो जाएंगे।
अच्छे से लगाओ। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, कान खोल के सुनना। एक एक्स में आ रहा है, एक वाई में जा रहा है। मोमेंटम जब कभी भी टेढ़े मेढ़े आए, आई कैप जे कैप में लिखिए, एनएलएम पहला लेक्चर। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा टुकड़ा कहां जाएगा सर, नहीं पता, वी वेक्टर मान लीजिए। वेक्टर है ना आपके पास हथियार, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए, इनिशियल बराबर फाइनल, एम इंटू वी प्लस एम इंटू वी कंबाइंड हो गए 2 + 3 इंटू बी कॉम। गलत है। ये गलत है, जल्दबाजी में बच्चा ऐसा लिख देता है। ऐसे ऐड ही नहीं हो सकते, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है, एक आई में और एक जे में है। मोमेंटम वेक्टर है। अब लगाइए, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल। इनिशियल 2 × 3 आई कैप, 3 × 4 जे कैप, कंबाइंड हो गया 5। सर ये कहां जाएगा, नहीं पता ना, वी वेक्टर मान लो ना यार, इतना बढ़िया हथियार है ये, वी वेक्टर मान लो। तो 6i + 12j बराबर 5v। तो v 6i + 12j बटे 5। मॉड चाहिए, मॉड निकाल लो। 6i 6² + 12² बटे 5 कितना, 6×36 144 बटे 5। 144 150 180 बटे 5। ये आ गई कंबाइंड वेलोसिटी। हर सवाल थोड़ा थोड़ा सिखाता जाएगा। अब इस सवाल में एक अच्छी बात आ गई, अरे यार मोमेंटम वेक्टर है, ऐसे सिंपल जोड़ मत कर देना, आई कैप जे कैप के साथ करना। पर भाई ने पूछा क्या है, लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस। तो इनिशियल एनर्जी निकाल लो। इनिशियल किस किस के पास है, दोनों के पास। कितनी होगी बताओ, हाफ एम, एम 2 × 3 का स्क्वायर, हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर, ये इनिशियल। टक्कर के बाद फाइनल बताओ, हाफ कंबाइंड मास 2 + 3 इंटू वी कंबाइंड का स्क्वायर। तो हाफ 5 वी कंबाइंड का स्क्वायर 180 बटे 25। 18 जूल है फाइनल। तो इनिशियल बता दो कितना, 33। 33 ये इनिशियल आ गया, ये फाइनल आ गया, घटा दो, लॉस आ जाएगा। सर इनिशियल में से फाइनल घटा दो, हाँ फाइनल में से इनिशियल घटा दो, सब सही है, अपने आप ही दिख रहा है, लॉस है, लॉस है। कितना लॉस, 15। जब आपने लॉस लिख ही दिया तो -15 बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब आपने लॉस लिख ही दिया, इसका मतलब आपको पता है टक्कर में इनलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस। इसलिए इनिशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। आया, हाँ,
वन डायमेंशन थोड़ी ना, बिल्कुल नहीं है, सही पहचाना तूने बिल्कुल। पर चाहे वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा लगेगा। बढ़ो आगे, अगला करो। चलिए बोलूं, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पहले लिख रहे हैं क्या? अभी लिखें जल्दी। अब यहाँ एक रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जब रिलेटिव आपको पढ़ाया जाएगा तब वहां तो बताएंगे ही। अभी याद रख सकते हैं, एक टावर है, यहां से एक पत्थर को फेंका, ऊपर से एक पत्थर को फेंका, तो ये कितने समय बाद मिलेंगे? तो कितने समय बाद मिलेंगे? फॉर्मूला होता है H अपॉन U1 प्लस U2। रिलेटिव में पढ़ाया जाता है, ये सीधा याद कर सकते हैं। कितने समय बाद टक्कर होगी? T बराबर H अपॉन U1 प्लस U2। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक को ड्रॉप किया और एक को फेंका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये कितने समय बाद मिलेंगे? सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, H अपॉन U1 प्लस U2। H कितना? 180, U